जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, अधिनियम ना बोल के हम इसको 73वां संविधान संशोधन कहा जाए। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला है जिसमें हमने बेसिक बताया था और हमने 243 डी तक हम आ चुके थे, आरक्षण तक। आज से हम करेंगे 243 ई पंचायतों का कार्यकाल। ठीक है, इससे पहले यदि वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। 243 ई पंचायतों का कार्यकाल। पंचायतें प्रथम बैठक दिनांक से 5 वर्ष तक के लिए बनी रहेगी। इसका मतलब ये है, मान लेता हूं एक ग्राम पंचायत है, यहाँ सारे चुन के आ गए, यहाँ सरपंच ने भी अपना सरपंच ने भी अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ना बोल के सरपंचों और पंचों का और वार्ड पंचों का चुनाव कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये चुने हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं वो एक बैठक में भाग लेंगे। इसी बैठक को कहा जाता है प्रथम बैठक ना। इसी बैठक को कहा जाता है प्रथम बैठक। मान लेता हूँ चुनाव की डेट या फिर इन लोग का पूरा रिजल्ट आ गया, कौन हारा कौन जीता, ये आ गया हमारा 10 जनवरी तक। 10 जनवरी तक आ गया, 10 जनवरी। ठीक है, 10 जनवरी तक इनका डिटेल आ गया कि कौन हारा कौन जीता। और 30 जनवरी को यदि बैठक प्रथम बैठक होती है, उसमें सभी लोग भाग लेते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये पंचायत गठित हो गई। तो इसी 30 तारीख से 5 साल तक वो जो पंचायत है यथावत अपनी जगह पर बनी रहेगी। सभी लोग पंच रहेंगे, जो जिस पद से चुन के आया है। जो पंच है तो पंच रहेगा, उप सरपंच है तो उप सरपंच रहेगा, सरपंच है तो सरपंच रहेगा, जब तक उसको विघटित ना कर दिया जाए या किसी को पद से ना हटा दिया जाए, तब तक वो अपने कार्यकाल तक बने रहेंगे। और पंचायत को भी अगर विघटित नहीं कर दिया गया है, तब तक पंचायत जो है अपने अंतिम समय 5 साल तक के लिए बनी रहेगी। याद रखिएगा, 10 जनवरी को पूरा रिजल्ट आ गया था, लेकिन 10 जनवरी से काउंटिंग नहीं होगा, प्रथम बैठक से स्टार्ट हो जाएगा उसकी काउंटडाउन। पंचायत गठन हेतु निर्वाचन। ठीक है, यदि पंचायत का गठन करना, इसके लिए हमको चुनाव करना होगा। अभी हमने पिछले पढ़ा है चुनाव, तो 6 माह पूर्व निर्वाचन का कार्य पूर्ण किया जाएगा। मान लेते हैं ये जो 30 जनवरी है ना, 30 जनवरी से हम 5 साल की बात करते हैं, तो जैसी 5 साल खत्म होने वाला रहेगा, है ना, मान लेते हैं ये 2001 में हुआ था, है ना, 2001 में हुआ था, एक में, तो ये कब तक चलेगा? 2005 तक चलेगा। ठीक है, 2005 तक चलेगा। ये 1 2 3 4 नहीं, 2000, इसको 2000 मानते हैं, तब ये 5 तक जाएगा। यदि 2000 गठन हुआ है तो वो 2005 तक चलेगा। कब तक चलेगा? 30 जनवरी 2005 तक, है ना। या फिर इसको कह सकते हैं 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर 2000 1 1 2 3 4 5। ठीक है, 2005 तक ही चलेगा। ठीक है, 2005 तक ही चलेगा। लेकिन जब ये लास्ट होगा उसके 6 महीना पहले, मतलब उसके खत्म होने तक, अवधि खत्म होने से 6 महीने पहले निर्वाचन का काम फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिए पंचायत 1 सेकंड के लिए भी खाली नहीं रहता। पंचायत का जो पद है, जो पंचायत है, एक समय के लिए भी खाली नहीं रहता। इसलिए क्या होता है कि वर्तमान पंचायत का या फिर वर्तमान बॉडी का, वर्तमान पंच सरपंच अध्यक्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले 6 माह पहले चुनाव की प्रक्रिया कराई जाती है। ठीक है, यदि पंचायत विघटित हो गया है, मान लेते हैं पंचायत गठित हुआ, 3 साल चला, 2 साल चला, यदि वो विघटित हो गया किसी कारणवश, तो 6 माह के भीतर उसको चुनाव करवाना अनिवार्य हो, ये हो गया। लेकिन यदि वह 6 माह शेष बचा है, ये विघटित कर दिया गया, ठीक है, किसी कारणों से पंचायत को विघटित कर दिया और वो विघटित दिनांक से मात्र 6 महीने तक शेष रहता, इसको ऐसा समझिए। मान लेते हैं ये इसका एंड पॉइंट है और इसके 6 महीना पहले इसको विघटित कर दिया गया, 6 माह पूर्व इसको विघटित कर दिया, तब नया निर्वाचन कराने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा मैंने? यदि कोई भी पंचायत अपने समय से 6 महीना पहले विघटित हो जाती है, अंतिम समय से 6 महीने पहले यदि वो विघटित हो जाती है, तब वहां चुनाव करने की आवश्यकता नहीं होती। उपचुनाव से गठित पंचायत या फिर उसमें जो सदस्य चुनकर आते हैं वो शेष वर्षों के लिए होते हैं, उनके लिए 5 साल का नियम लागू नहीं होता है।
यदि मान लेते हैं ए कोई सरपंच था, ठीक है, ए कोई सरपंच था, ये कोई सरपंच था, ये 3 साल अपना कार्यकाल पूरा किया और किसी कारणों से इनकी डेथ हो गई या इनको पद से निकाल दिया गया, जो भी है, तब जो नया पंच सरपंच उनके आएगा वो मात्र 2 साल कार्य करेगा, उनके लिए 5 साल लागू नहीं होगा। ये तो हमारे सदस्य के लिए होगा। दूसरा, यदि पूरा पंचायत ही विघटित हो गया, पंचायत के जितने भी पदाधिकारी थे सब विघटित कर दिया, मान लेते हैं कि एक गांव है ना, इस गांव में एक पंचायत थी, वो 3 साल तक चली, उसके बाद अचानक इसको विघटन कर दिया गया, फिर नया पंचायत गठित किया गया, वो भी मात्र 2 साल के लिए ही होगा, पूरे 5 साल के लिए उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, चाहे पंचायत हो या फिर कोई सदस्य हो या फिर कोई अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, जो भी हो ना, वो यदि बीच में चुनाव लड़कर आता है, बीच में गठित होता है, तो शेष समय के लिए ही बनकर आएगी, पूरे 5 साल के लिए बनकर नहीं आता, है ना। जो पूरे 5 साल के लिए बनकर आता है उसको हम आम चुनाव कहते हैं, ठीक है, और जो बीच में ही चुनाव होता है उसको हम उपचुनाव कहते हैं। 243 एफ से होता है फेथ, और फेथ मतलब होता है सदस्यता की निर्भरता या फिर योग्यता, या फिर योग्य नहीं होना। कोई भी व्यक्ति विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमानुसार अगर उनका व्यवहार नहीं है, यदि उसके नियम में वो खरे नहीं उतरते हैं, तो वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते, और चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव जीत भी गए, लेकिन किसी कारणों से अगर वो निर्हर पाए गए, तब उनकी पद चली जाएगी, वो उसके बाद से पंचायत का पदधारी नहीं होगा। परंतु 21 साल वाला अर्हर नहीं होगा, मतलब जो अपना 21 साल पूर्ण कर लिया है वो आदमी जो है पंचायत में सरपंच बन सकता है, जिला में अध्यक्ष बन सकता है, जनपद में भी अध्यक्ष बन सकता है, उपाध्यक्ष बन सकता है, वार्ड पंच बन सकता है, किसी क्षेत्र का सदस्य बन सकता है, और 21 साल वाला व्यक्ति या उससे ऊपर वाला। निर्योग्यताओं का अधीन जो प्रश्न होता है तो विधानमंडल के द्वारा इसको निश्चय किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति का निर्योग्य हो गया तो विधानमंडल जो है उस बात को निश्चय करेगी कि वो सही है कि गलत है। 243 जी, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकारी और जिम्मेदारी। जी से हम क्या याद कर सकते हैं? ग्रेविटी, और ग्रेविटी का मतलब होता है शक्ति, प्राधिकारी और जिम्मेदारी। तो पंचायतों की जिम्मेदारी क्या है? जो राज्य सरकार सौंपे, जो राज्य सरकार उनको काम दे, या जो विधानमंडल उनको जो काम दे, वो उनकी जिम्मेदारी और शक्ति कहलाएगी। राज्य विधानमंडल नियम बनाते समय ध्यान रखें जिसमें 11 सूत्री। जब भी विधानमंडल कुछ शक्तियां बनाएगी, कुछ नियम बनाएगी पंचायतों के लिए, तो विधानमंडल स्पष्ट रूप से जो 11 अनुसूची में बात कही गई है 29 विषय, इसको विचार करते हुए भी नियम बनाती है या अधिकार तय करती है पंचायतों की, है ना। जो 29 विषय संविधान में जोड़ा गया है, उन्हीं 29 विषयों को ध्यान में रखते हुए कोई विधानमंडल, कोई राज्य सरकार पंचायतों के लिए जिम्मेदारी तय करेगी, उनके लिए नियम बनाएगी, उनका अधिकार बताएंगी। 243 एच से होता है हमारा करारोपण, इसको हम टैक्स भी कह सकते हैं क्या? तो हैक्स और टैक्स दोनों मिलता जुलता साउंड है, तो आप याद कर सकते हैं कि 243 एच में क्या है? तो एच में है आपके करारोपण की शक्तियां। राज्य विधानमंडल जो निर्दिष्ट करे, जैसा निर्दिष्ट करे, पंचायतों में कर लगा सकती है, शुल्क लगा सकती है, फीस या पद कर, मतलब पंचायतों को आदेश देगी, ग्राम पंचायत को आदेश देगी कि आप अपने ग्राम पंचायत स्तर में, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में कर वसूली करें, शुल्क लगाएं, फीस लगाएं, है ना, जो उचित लगे वो लगाइए, ठीक है। ये राज्य विधानमंडल के आदेश पर होता है। अपने राज्य अपने संचित निधि से भी अनुदान दे सकता है, ठीक है। ये कर और शुल्क किसके लिए बात की जाएगी है? यदि पंचायत होगा तो वहाँ कुछ बॉडियां बैठेंगी, वहाँ कुछ काम होंगे, या फिर गांव में कुछ काम कराना है, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? पहला तो कर है, शुल्क है, फीस है और कुछ पद कर है, यहाँ से ग्राम पंचायत पैसा जुटा सकती है। इसके साथ ही जो राज्य है अपने संचित निधि से अनुदान दे सकता है ना। समय समय पर जो स्टेट है, सेंट्रल है, वो भी सीधे ग्राम पंचायतों को पैसा देती है, जिसको हम बोलते हैं 15वें वित्त, ठीक है। इसको हम कहा जाता है 15वें वित्त का पैसा जो सीधे सेंट्रल से आता है ग्राम पंचायतों में कार्य करने के लिए। पंचायतों के जमा राशि को निकालने हेतु व्यवस्था करेगी। यदि पंचायतों का कुछ पैसा जमा है, जो स्टेट से पैसा मिलता है, सेंट्रल से पैसा मिलता है, उन पैसों को किसी बैंक में रखा जाता है और उस पैसे को निकालने की भी व्यवस्था की जाती है सचिव और सरपंच के हस्ताक्षर से।
243 आई क्या कहता है, तो वित्तीय स्थितियों का पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग। वित्त आयोग मतलब ये हो गया हमारा राज्य वित्त आयोग, याद रखिएगा, है ना। जो 15वें वित्त आयोग है वो हमारा भारत का वित्त आयोग है, ठीक है। लेकिन राज्य वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है, जो टैक्स मिलेगा ना, जो स्टेट से पैसा मिलेगा, उस पैसे को ग्राम पंचायतों में बांटने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। इस अधिनियम के लागू होने के एक साल के भीतर, मतलब 1993 में लागू हो गया था, उसके एक साल के भीतर प्रत्येक 5 साल के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा राज्यपाल, ठीक है। इस अधिनियम के लागू होने के एक साल के भीतर राज्यपाल जो है प्रत्येक 5 साल के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। जैसे स्टेट में आपका होता है ना वित्त आयोग, उसी प्रकार आयोग में क्या होगा, तो राज्य द्वारा उद्ग्रहणी करों को पंचायतों के मध्य वितरण, कर निर्धारण, राज्यों को संचित निधि से पंचायतों को अनुदान, वित्तीय सुधार। देखिए यह है कि जो राज्य वित्त आयोग होगा वो पैसे को कैसे बांटना है, कहाँ कर लगाना है, कैसे टैक्स वसूलना है, इन सब पैसों के वितरण के लिए जो है वित्त आयोग राज्यपाल को सिफारिश करेगी। राज्य विधानमंडल द्वारा आयोग की संरचना या नियम दायित्व बनाया जाएगा। राज्य विधानमंडल जो है उस आयोग में कितने लोग रहेंगे, कितना पैसा उनको दिया जाएगा, क्या क्या नियम बनाया जाना है, ये सब राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाएगा। राज्यपाल आयोग की सिफारिश के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। राज्यपाल आयोग के जो आयोग ने जो भी सिफारिश करेंगे कि पैसा ग्राम पंचायत में बांटो, वहां एक नया कर लगा लो, या फिर ग्राम पंचायतों को अधिक पैसा दिया जाना चाहिए, या फिर कुछ कटौती किया जाना चाहिए, इन सब सिफारिश को क्या करेगा, जो राज्य वित्त आयोग है राज्यपाल को देगा, और राज्यपाल इसे सीधे विधानमंडल के पटल पर रखवा देगा। भैया ऐसा ऐसा बात है, राज्य वित्त आयोग ने इस प्रकार से सिफारिश की है, अब आप इसमें चर्चा मशवरा कीजिए और नियम कानून बनाइए, ठीक है। देखिए कोई भी आयोग हो जाए वो नियम कानून नहीं बना सकती, क्योंकि राज्य में नियम बनाने की शक्ति मात्र विधानमंडल को और देश में संसद को है, ठीक है। तो जितने भी बड़े आयोग चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, वो केवल सिफारिशें दे सकती है, नियम नहीं बना सकती, है ना। वो केवल सिफारिशें देंगी राज्यपाल को, राज्य देश स्तर पर वो राष्ट्रपति को सिफारिश देंगी। यदि राष्ट्रपति के पास जो भी सिफारिश आता है वो संसद में रख देता है, और राज्यपाल के पास जो सिफारिश आ जाता है वो विधानमंडल में रख देता है, क्योंकि राज्यपाल भी विधानमंडल का अंग है। जिस प्रकार जो राष्ट्रपति भारत सरकार की संसद का अंग है, उसी प्रकार राज्यपाल भी विधानमंडल का अंग है, तो वो सिफारिश विधानमंडल के समक्ष रख देती है विचार विमर्श के लिए। अब आता है पंचायतों का लेखा परीक्षा 243 जे से हम जो कहा था ना, ज्येष्ठ संपरीक्षक ऐसा कुछ बात हमने सुना था, वो लेखाओं का परीक्षण करता था, वही से इसको ट्रिक से याद रखिए। यदि 243 जे की बात कहा जाएगा तो पंचायतों के लेखा परीक्षण के बारे में बात हो रही है। राज्य विधानमंडल द्वारा लेखा परीक्षण का कार्य कराया जाएगा, ठीक है। राज्य विधानमंडल द्वारा लेखा परीक्षण का कार्य कराया जाएगा। 243 के क्या कहता है, पंचायतों के लिए निर्वाचन, राज्यपाल निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा, या फिर इसको बोल सकते हैं निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग इसका गठन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करेगा। इस आयोग का काम रहेगा कि पंचायत के तीनों स्तर, जैसे हम कह सकते हैं ग्राम स्तर, जनपद स्तर, ठीक है, और जिला स्तर, साथ में आपके जो नगरीय निकाय है, साथ में जो नगरीय निकाय हैं, इन सबका भी चुनाव राज्य चुनाव आयोग या फिर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और जो भारत में है, जो सेंट्रल लेवल पर है निर्वाचन आयोग, वो क्या करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, संसद और राज्यसभा के चुनाव का देखरेख करती है या फिर चुनाव का आयोजन करवाती है। जबकि निर्वाचन आयोग, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, केवल नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत स्तर में जितने भी चुनाव हैं वो उनका दायित्व है। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार कर निर्वाचन के सभी कार्य करेगा।
आयुक्त की सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा निर्धारित होगी। निर्वाचन आयोग में एक आयुक्त होगा जिसकी सेवा शर्तें हैं जो राज्यपाल के द्वारा निर्धारित होता है। पद मुक्ति तरीका वही होगा जो उच्च न्यायालय के जज के लिए होता है। पद मुक्ति कहने का मतलब निर्वाचन आयोग में एक आयुक्त होगा, वो पद से कैसे मुक्त होगा, वो कैसे होगा, तो उच्च न्यायालय के जो जज के लिए जो नियम है पद मुक्त करने के लिए, वही नियम से राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को हटाया जा सकता है। पद धारण करने के बाद नियम में कोई भी बदलाव नहीं होगा। याद रखिए, यदि राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त की भर्ती कर दी गई, उनका निर्वाचन कर दिया गया आयुक्त का, उसके बाद उनके नियमों में बदलाव नहीं किया जाएगा। निर्वाचन नियम राज्य विधानमंडल द्वारा तैयार या बनाया जाता है। निर्वाचन नियम जो है राज्य विधानमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, बस राज्य निर्वाचन आयोग उसको फॉलो कराता है। मैंने कभी हमेशा बताया है कि नियम हमेशा विधानमंडल ही तैयार करेगा, फॉलो कराने का काम संबंधित विभाग का या फिर आयोग का होता है। अगला है 243L, संघ राज्यों का प्रवर्तन। पूछने जाने लगा कुछ भी नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, संघ राज्यों का प्रवर्तन। 243M, कतिपय का मतलब होता है कुछ क्षेत्रों को इस भाग से लागू ना होना, या फिर कुछ क्षेत्र में 73वां संविधान संशोधन या फिर पंचायत राज लागू नहीं होता है। याद रखिएगा, तो अनुच्छेद 200, ठीक है, क्या कहा गया है, अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 में क्या है, तो अनुच्छेद 244 में हमारा नगरीय निकाय है, तो वहां ये लागू नहीं होता। ठीक है, जो पंचायत राज है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज है, या फिर जो पंचायती राज है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, वो जहां पे नगरीय निकाय है ना, वहां लागू नहीं होगा। ठीक है, 5वीं और 6वीं अनुसूची में जो नाम है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्र, यहाँ पंचायत लागू नहीं होगा, इसको छोड़ दिया गया। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ जिला परिषद विद्यमान है, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, गोरखा हिल्स परिषद जहाँ पे है, वहाँ ग्राम पंचायत या फिर 73वां संविधान संशोधन के रूल लागू नहीं होते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में ये लागू नहीं होगा, नगरीय क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। राज्य विधानमंडल चाहे तो अन्य क्षेत्रों को, अन्य क्षेत्र से राज्य विधानमंडल चाहे, जैसे हमारा ये छत्तीसगढ़ है ना, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, यदि राज्य विधानमंडल चाहे कि इस क्षेत्र में पंचायत को लागू ना करे, बस्तर के किसी एरिया में, सरगुजा के किसी एरिया में यदि राज्य सरकार चाहे तो वहां पंचायती राज को लागू करने से रोक सकती है, ये उनके पास पावर है। संसद इसे और क्षेत्र में विस्तार कर सकती है, लेकिन संसद चाहे तो उसको और क्षेत्र में विस्तार कर सकती है, इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यदि संसद इसको विस्तार करना चाहती है तब इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसीलिए 1996 में आपका आया था पेसा एक्ट ना, कुछ अनुसूचित जातियों में या फिर कुछ अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में पंचायत को एक्सटेंड किया गया, इसीलिए उनको कहा गया पेसा एक्ट। 243N, विद्यमान विधियों और पंचायतों की निरंतरता। अधिनियम के बनने के बाद या फिर अधिनियम के बनने के समय जो नियम पहले से बने गए हैं वो 1 साल तक बने रहेंगे। इसका मतलब ये है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जिस समय बन रहा था उस समय कहीं ना कहीं कुछ पंचायत लागू होंगी, किसी नियम के तहत वो पंचायत बनाया गया होगा, किसी आयोग के द्वारा या फिर किसी योजना के द्वारा पंचायत बनाया होगा, तो वो जो नियम है, तो वो जो पंचायत है तुरंत खत्म नहीं होगा। ठीक है, पंचायती राज लागू होने के बाद या फिर 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद से 1 साल तक वो यथावत बना रहेगा। 1 साल के बाद उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे उसको पंचायती राज में मिलना ही होगा या फिर उसका नियम कानून फॉलो करना होगा। पूर्व में बनी पंचायतें अपने अंत तक बनी रहेंगी, यदि सरकार चाहे तो विघटन कर सकती है। 243O, निर्वाचन मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप की रोक। निर्वाचन मामलों में यदि कुछ दिक्कत होती है ना, जैसे परिसीमन हो गया, निर्वाचन हो गया। परिसीमन का अर्थ होता है कि जैसे ये हमारा छत्तीसगढ़ का एरिया है, इसको जिला पंचायत बना दिया गया, ये जिला पंचायत बन गया, इतना जिला पंचायत बन गया, तो यहाँ के लोगों को यदि कोई दिक्कत है कि हमारा गांव इस जिला में आना था या इस जिला में आना था, इसको हम कहते हैं परिसीमन। मतलब उसका एक क्षेत्र तय करना, एक ग्राम पंचायत का क्षेत्र तय करना, एक जिला पंचायत का क्षेत्र तय करना, इसको परिसीमन कहा जाता है। यदि ऐसा कुछ मामला होता है, विवाद, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। निर्वाचन क्षेत्र में यदि कुछ दिक्कत है निर्वाचन संबंधी, तब भी आप
क्या कर सकते हैं, निर्वाचन और न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, ये था हमारा 243 ओ तक है। अब हम वापस आते हैं धारा 3। धारा 3 क्या है, उस बिल का धारा 3 है ना, 73वां संविधान संशोधन को लागू करने के लिए जो बिल लाया गया था ये उसका धारा 3 है, ना कि संविधान का। तो इसका धारा 3 क्या कहता है कि अनुच्छेद 280 का संशोधन राज्य वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर पंचायतों की संचित निधि संवर्धन के उपाय। अनुच्छेद 280 में कुछ कहा गया होगा राज्य वित्त आयोग के संबंध में, तो उसको संशोधन कर दिया गया और उसमें कहा गया कि राज्य वित्त आयोग का जो सिफारिश है, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर पंचायतों में पैसा को बांटा जाएगा। ऐसा देखिए, पहले कुछ और रहा होगा, उसको मैं बाद में बताऊंगा जब 280 पढ़ेंगे अनुच्छेद का संविधान का, उसमें कुछ रहा होगा, उसको चेंज करके कहा गया कि अब पंचायत लागू हो रहा है, अतः पंचायतों में पैसा कैसे बांटना है ये राज्य वित्त आयोग सिफारिश कर देगा। धारा 4 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है और इसमें 29 विषय को शामिल किया गया है। अब हम देखते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, है ना। तो 243 में आपको परिभाषा थी, ठीक है, मैंने बताया था, और ए में आपका था ग्राम सभा, इसको याद रखिए। अब बी से याद रखिएगा, बी फॉर बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है गठन, गठन का मतलब होता है पंचायतों का गठन। मतलब 243 बी धारा में, अनुच्छेद में पंचायतों की गठन के बारे में चर्चा किया गया है, पंचायतों की गठन के बारे में चर्चा किया गया है। उसी प्रकार सी से हम याद रखे थे संरचना ना, संरचना सी से संरचना याद किए थे। तो संरचना क्या है कि पंचायत में कितने पदधारी होंगे, जनपद पंचायत के अध्यक्ष कहाँ अपना प्रतिनिधित्व करेंगे, ग्राम पंचायत के जो सरपंच है, सभापति है, वो अपना प्रतिनिधित्व कहाँ करेंगे, ये संरचना में बताया गया है। डी फॉर डिवाइड, आरक्षण, मैं बताया ना, ये आरक्षण की बातें हैं, ठीक है। तो 243 में आरक्षण की बात कही गई है। 243 डी में संपूर्ण आरक्षण की बात कही गई है कि सरपंच के लिए आरक्षण, वो सभापति के लिए आरक्षण, या फिर सीट का आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण। तो आरक्षण संबंधित सभी बातें 243 डी में कहा गया है। 243 ई है हमारा टाइम पीरियड, ठीक है। 243 ई से याद रखेंगे अपना टाइम पीरियड 5, है ना, 5 लास्ट टाइम ई आ रहा है, याद रखिए 5। तो कोई भी पंचायत जो है 5 साल के लिए यथावत बनी रहती है। एफ से मैंने याद कराया था आपको फेथ, फेथ मतलब होता है विश्वास। तो जब तक कोई भी सदस्य विधानमंडल के द्वारा बने हुए नियम का पालन करते रहेगा, उसके अनुरूप रहेगा, तब वो फेथ रहेगा, अपना पद में बने रहेगा, उसको निर्हक नहीं माना जाएगा। जी से मैं याद करवाया था आपको ग्रेविटी, ग्रेविटी से शक्ति, पावर। तो पंचायतों में जो सभापति होंगे, सदस्य होंगे, या फिर ग्राम पंचायत का जो पावर है, जनपद पंचायत का पावर है, जिला पंचायत का पावर है, या उसके प्रतिनिधियों का जो पावर है, वो 243 जी में उल्लेखित है, ठीक है। ऐसे मैंने याद कराया था टैक्स, है ना, टैक्स और टैक्स। तो टैक्स लगाना, ग्राम पंचायतों में टैक्स लगाना, ये 243 एच में कहा गया है। 243 आई से मैंने क्या याद करवाया था आपका इनकम। यहाँ पे आपको याद करना है राज्य वित्त आयोग का गठन होगा, ठीक है। 243 आई क्या बोलता है, राज्य वित्त आयोग का गठन। 243 जे आपका ज्येष्ठ संपरीक्षक, मैं याद रखा है, ज्येष्ठ संपरीक्षक का काम क्या होता है, ऑडिट करना या फिर लेखा परीक्षण करना। क्या काम करना है, लेखा परीक्षण का कार्य। तो 243 जे में लेखा परीक्षण का कार्य होगा। के से होता है आपका चुनाव, ठीक है। चुनाव की बात कहा गया है के में कि 6 महीना के पहले चुनाव कराना है, या फिर कोई पंचायत विघटित हो जाता है तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना, ठीक है। अब हम एल की बात करते हैं, एल, एम, एन और ओ, ठीक है। हम लास्ट से याद करते जाते हैं। ओ से हमने क्या सीखा था कि कोई भी न्यायालय नहीं जा सकता, याद रखिएगा, कोई भी न्यायालय नहीं जा सकता परिसीमन और चुनाव के मामले में। एन से होता है निरंतरता, निरंतरता मतलब जो पहले से कुछ चली आ रही है पंचायतें, वो 1 साल तक या फिर राज्य विधानमंडल के बनाए नियम के अनुसार निरंतर रह सकती है। एम से होता है कतिपय, कतिपय मतलब कुछ क्षेत्रों में इस पंचायती राज का लागू ना होना, ठीक है। अब एल क्या है हम देख लेते हैं। एल मुझे भी ध्यान आती है अपना राज्य संघ क्षेत्रों का परिवर्तन, ठीक है। एल है हमारा राज्य संघ क्षेत्रों का। एम से मैंने क्या सिखाया कि कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, और ये हो जाएगा राज्य संघ, ठीक है। तो ये आप यदि इतना याद कर लेंगे ना, तो यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। 243 क्या कहता है, परिभाषा की बात करता है।
243 ए ग्राम सभा, बी से बिल्ड, सी से संरचना, डी से डिवीजन, डिवीजन से आरक्षण याद कीजिए, ई से 5 से ही तो 5 साल के लिए होगा कार्यकाल, एफ से फेथ मतलब निर्भरता, जी से ग्रेविटी से शक्ति पावर, उस पंचायत की पावर क्या है, उसकी समिति, उसके अध्यक्ष है, सरपंच, इसके पावर क्या है, ये सब बता रहा है। एस से हैक्स टैक्स मतलब ग्राम पंचायत में टैक्स लगाने की बात की जा रही है। आई से इनकम, इनकम से याद हो जाएगा राज्य वित्त आयोग, है ना, क्योंकि वित्त जो है पैसे संबंधित है। जे से लेखा जम परीक्षा, के से चुनाव याद कीजिए, एल से राज्य संघ परिवर्तन, एम से देखिए, एम से मंकी, और मंकी को हम कपी बोलते हैं, है ना। तो कतिपय, कुछ कतिपय वर्ड सुने थे ना, कतिपय कुछ क्षेत्रों में लागू ना, तो एम से मंकी और क से कतिपय, मंकी कपि कतिपय, ऐसा कुछ याद कर लीजिए। एन से निरंतरता रहेगा, ओ से न्यायालय में हस्तक्षेप, ठीक है। तो ये था हमारा पंचायती राज का दूसरा वीडियो। इसमें देख लेते हैं कि 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, उसमें 29 सूची या फिर 29 कार्य के नाम बताए गए हैं जो पंचायतों के द्वारा किए जाते हैं। अब 29 कार्यों के नाम देख लीजिए। कृषि के अंतर्गत जो कार्य है वो आ जाएगा, भूमि विकास है, लघु सिंचाई है, पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट पालन, ये सब पंचायतों के अधीन कार्य होते हैं। मत्स्य उद्योग है, सामाजिक वानिकी फार्म है, लघु वनोपज है, लघु उद्योग, उनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण, खादी ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, ये सब जो है आते हैं। ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन चारा, सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, राजमार्ग, अन्य संचार आदि। ग्रामीण विद्युतीकरण, अपारंपरिक ऊर्जा, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा। देखिए, गरीबी उन्मूलन का भी पंचायतों का काम है ना, कि किस प्रकार गांव की गरीबी को मिटाया जाए, क्या किया जाए, ये सब काम है पंचायत का। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे काम किया जाए, कहाँ महाविद्यालय है, कहाँ प्राथमिक विद्यालय, ये सब देख रेख करना। तकनीकी प्रशिक्षण, प्रौढ़ प्रशिक्षण और अनौपचारिक शिक्षा, ये सब काम है। पुस्तकालय खोलना, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार मेला का व्यवस्था करना, स्वास्थ्य एवं स्वच्छ, जिसके अंतर्गत अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये सब आते हैं। परिवार कल्याण है, महिला बाल विकास है, ये सब जो है, ये सब मिलाकर आपके 29 विषय होते हैं जो अनुसूची 11 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी नया वीडियो डाला जाएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।